ओके। तो फेडरल कोर्ट बनने के बाद और क्या क्या काम है, संघीय न्यायालय बनने के काम क्या होते हैं। देखिए, जिस भी बच्चे को ये पता नहीं है कि व्हाट इज़ द वर्क ऑफ फेडरल कोर्ट इन इंडिया, वो मुझे कमेंट में लिखकर भेज दिए ताकि मैं फेडरल कोर्ट पर एक अलग सा वीडियो बना पाऊँ। आगे जो एक काम किया गया वो था बर्मा। जैसे आज प्रेजेंट टाइम में हम म्यांमार के नाम से जानते हैं और न्यायपालिका इसकी राजधानी है। बर्मा को भारत से सेपरेट किया गया। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क। ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट तो भारत में इस्टेब्लिश कर दिया गया। दूसरा, सेंटर में एक यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे हम संघ लोक सेवा आयोग के नाम से जानते हैं, उसकी स्थापना की गई। और राज्यों में राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेट जो पब्लिक सर्विस कमीशन है और सेंटर पब्लिक सर्विस कमीशन है, दोनों स्टैब्लिश किए गए। ठीक है, अगला जो एक काम किया गया, सभी लोग ध्यान दें। 1858 में जो रिवोल्ट हुआ था, उसके बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीटली समाप्त कर दिया गया था और एक इंडियन सेक्रेटरी और उसकी काउंसिल बनाई गई थी। इंडियन सेक्रेटरी और उसकी काउंसिल में 15 मेंबर होते थे और वो भारत में गवर्नर जनरल के साथ मिलकर काम करते थे। इंडियन सेक्रेटरी, सभी लोग ध्यान दें। और सभी लोग को ये भी पता होना चाहिए कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। ठीक, 1858 में जो अपॉइंट हुआ था। तो सभी लोग ध्यान दें, 1935 के इंडियन काउंसिल एक्ट के अंदर जो उसकी काउंसिल थी इंडियन सेक्रेटरी की, उसे डिसॉल्व कर दिया गया। यानी अब वो सिंगल वर्क करेगा। जो 15 मेंबर उसके साथ होते थे उसे हटा दिया गया था। ओके, ये इंपॉर्टेंट काम। फिर अगला एक काम किया गया, उस समय भारत में हुआ करते थे 11 स्टेट और भारत में 11 राज्यों में चुनाव करवाए गए और वो चुनाव इंडियन काउंसिल एक्ट 1935 के अंडर 1937 में होते हैं। अब उन इलेक्शंस में किस स्टेट में किस किस की गवर्नमेंट बनती है और कैसे कैसे सरकार बनती है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि 1919 में स्टेट में डुअल गवर्नमेंट था और अब वहां पर क्या आ गया था, कंप्लीट अकाउंटेबल गवर्नमेंट आ गई थी। तो वहां पर चुनाव होने थे और चुनाव करने के लिए 11 राज्यों में अनाउंसमेंट किया गया। कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अकाली दल, तीन बहुत बड़े पार्टियां थी जो इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने वाली थी। और इस इलेक्शन में जब उन्होंने पार्टिसिपेट किया तो उन 11 राज्यों में से 8 राज्यों में सरकार बनती है किसकी, कांग्रेस की। और 2 राज्य, बंगाल और सिंध, यहां पर सरकार बनती है मुस्लिम लीग की। उसके बाद पंजाब में सिर्फ एक पार्टी की सरकार बनती है, अकाली दल की। अब जरा सभी लोग ध्यान दें, वो स्टेट कौन कौन से हैं जहां पर कांग्रेस की कंप्लीट मेजॉरिटी वाली गवर्नमेंट बनी। तो इन स्टेट में आप नाम भी लिख लीजिएगा। जो लोग नोट्स बना रहे हैं अपने प्रॉपर, वो प्रॉपर नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। ज्वाइंट स्टेट, जैसे संयुक्त प्रांत हम कहते हैं, मिड स्टेट मध्य प्रांत कहते हैं, बिहार, उड़ीसा और मद्रास, इन 5 में कांग्रेस की कंप्लीट मेजॉरिटी की सरकार बनी। उसके बाद बंबई, मद्रास और नॉर्थ ईस्ट फ्रंट में कांग्रेस की मिलीजुली सरकार बनी। और 3 अदर स्टेट तो मैंने आपको बता ही दिए हैं। यहां पर कंप्लीट मेजॉरिटी की सरकारें बनाती हैं कांग्रेस और अदर पार्टीज। ठीक है, जहां पर जो 3 अदर स्टेट थे, जहां पर कंप्लीट मेजॉरिटी के अलावा जो थे, वहां पर उन्होंने गठबंधन की सरकारें बनाई कांग्रेस ने अदर पार्टियों के साथ। तो इन इलेक्शंस के साथ एक नया दौर भारत में स्टार्ट हुआ, इलेक्शन का चुनाव होना प्रारंभ हुआ और 1935 का एक्ट का ये मेन प्रोविजंस थे। तो सभी लोग उन सारे प्रोविजंस को ध्यान से सुन लीजिए। अब हम आगे जो बढ़ेंगे वो इस टॉपिक पे बढ़ेंगे कि भाई अब कांग्रेस में पंडित जवाहरलाल नेहरू का ज़्यादा बोलबाला हो रहा था, वो ज़्यादा बड़े नेता बन रहे थे, सुभाष चंद्र बोस और तेज़ी से उभर रहे थे। तो अब हम आगे डिस्कस करेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच में जो आइडियोलॉजिकल वॉर होता है और उसका क्या इंपैक्ट आगे पड़ता है, फॉरवर्ड ब्लॉक कैसे बनता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बता रहे हैं।